पहला कारण तो है लेट मैरिजेस। आजकल की जो हमारी जनरेशन चल रही है उसमें लेट मैरिजेस का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है बिकॉज करियर की वजह से या और कोई ऑब्लिगेशंस की वजह से। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। स्ट्रेस आज की एज में जितना है उतना आज से आप कह सकते हैं 30-40 साल पहले नहीं था जी। तो आपको 1 साल नहीं रुकना, फिर आप 6 मंथ्स ट्राई करके डॉक्टर को मिल सकते हो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती। ये सबसे बड़ा मिथ होता था, अब तो सबको ऑलमोस्ट ये फैक्ट पता है कि 50% फीमेल फैक्टर होता है, 50% मेल फैक्टर होता है। ओरल दवाइयाँ नहीं होती आईवीएफ की, ठीक है। जिस दिन आईवीएफ की ओरल दवाइयाँ बनने लग गई विच इज़ आई डोंट नो, कुछ कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो सकती है क्योंकि इंजेक्शंस हैं जी। आईवीएफ से जन्मे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे होते हैं। आईवीएफ प्रेगनेंसी सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स ये दवाइयों की सपोर्ट से आगे बढ़ती है क्योंकि जो प्लेसेंटा होती है जिसको हम अवल नाल कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको समाज में आज भी अक्सर दबे हुए स्वर में चर्चा की जाती है, निसंतानता और आईवीएफ इलाज। आजकल की हमारी भाग दौड़ वाली जीवन शैली में अक्सर हमारा उठना बैठना, लाइफस्टाइल, खाना पीना, जिससे कि निसंतानता के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आईवीएफ ऐसे दंपतियों के लिए एक आशा की किरण बनकर आया है। फिर भी कई लोगों के मन में आईवीएफ के बारे में बड़े सवाल है कि इसका सक्सेस होना, इसमें खर्चा कितना आएगा, वगैरह वगैरह। तो इन सब पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष तौर पर जुड़े हैं डॉक्टर नीति छाबड़ा गुप्ता, जो कि आईवीएफ और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और जिनको लगभग 10 साल का तजर्बा है। मैम, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि निसंतान के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या इलाज है? निसंतानता के कारण आजकल इसलिए बढ़ रहे हैं, इसके कई कारण हैं बेसिकली। जैसे सबसे पहला कारण तो है लेट मैरिजेस। आजकल की जो हमारी जनरेशन चल रही है उसमें लेट मैरिजेस का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है बिकॉज करियर की वजह से या और कोई ऑब्लिगेशंस की वजह से आजकल कपल्स की शादी लेट होती है। उसके बाद शादी हो जाती है पर वो प्रेगनेंसी प्लान लेट करते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स दे हैव, जैसे कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पर्सनल चॉइस की वजह से। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। जब एग और स्पर्म की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो ऑफ कोर्स इनफर्टिलिटी या निसंतानता की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, स्ट्रेस आज की एज में जितना है उतना आज से आप कह सकते हैं 30-40 साल पहले नहीं था जी। आप अब इस समय अगर आप बोले पोल्यूटेंट्स की बात करें तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं उसमें हर तरह के पोल्यूटेंट्स हैं। आप आज की डेट में कोई भी पैकेज प्रोडक्ट ले लेते हैं, आप कुछ महीनों बाद पढ़ते हैं कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कैंसर होने की रिस्क है या वो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रेसेस पैदा करते हैं जो आपको आगे जाके कई इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज या कई चीज़ें करते हैं। तो जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, अल्कोहल शराब की कंजम्पशन जो सेवन है लेडीज़ में और जेंट्स में बराबर हो गई है। सिगरेट स्मोकिंग पहले सिर्फ जेंट्स में होती थी, अब लेडीज़ में भी है बड़े शहरों में और इक्वल उसमें है, स्ट्रेंथ में है और ज़्यादा है। ड्रग एडिक्शन, ये सब चीज़ों की वजह से ओवरऑल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। पहले मेन कारण होते थे सिर्फ इन्फेक्शंस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अब
हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इन्फेक्शंस तो हैं ही हैं जी। उसके साथ साथ ये चीज़ें आजकल ज़्यादा हो गई हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। ठीक है। और मैम IVF क्या है और किन दंपतियों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? देखो, हर नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक एग चाहिए, एक स्पर्म चाहिए और वो जॉइन होने चाहिए और उसके बाद वो यूट्रस तक पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद वहाँ ग्रोथ होनी चाहिए प्रेगनेंसी की। ठीक है। सो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से एग और स्पर्म मिल नहीं पाते जी। तो उनको मिलाने की तकनीक को हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन। अब असिस्टेड रिप्रोडक्शन में IUI भी होता है, IVF भी होता है, ICSI भी होता है। ये सिर्फ तरीके हैं जिनसे हम अंडा और स्पर्म को मिलाते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने IVF का पूछा, IVF में हम क्या करते हैं, एक लेडी को पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से 10 से 11 दिन रोज इंजेक्शंस लगते हैं। ठीक है। 11वें 12वें दिन उन एग्स को बाहर निकाला जाता है अल्ट्रासाउंड के रास्ते से और हस्बैंड का स्पर्म लेके उन्हें मिला के वापस यूट्रस में रखा जाता है। इसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब मिलाने की जो तकनीक होती है वो या तो IVF हो सकती है या ICSI। IVF क्या होता है, जिसमें एक एग के आसपास हम बहुत सारे स्पर्म्स छोड़ देते हैं। जो सबसे मैच्योर स्पर्म, सबसे फास्ट स्पर्म होता है, वो अपने आप जाके एग को पेनिट्रेट करता है, तो उसको हम IVF कहते हैं। ICSI होता है जिसमें स्पर्म की मूवमेंट की क्षमता नहीं होती, तो हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम ICSI मशीन कहते हैं। उसमें हम स्पर्म को उठा के एग के अंदर डालते हैं और भ्रूण बनाते हैं। सो ये दोनों असिस्टेड रिप्रोडक्शन में आती हैं। इन दोनों को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, पर तकनीक इनको ज्वाइन करने की IVF या ICSI होती है। प्रोसेस दोनों का सेम है। 10-11 दिन के लेडी को इंजेक्शंस लगते हैं, फिर आधे घंटे के लिए बेहोश करके अंडों को बाहर निकाला जाता है। कोई कट, कोई चीरा नहीं, वजाइना के रास्ते से, अल्ट्रासाउंड के रास्ते से एग्स को निकाला जाता है। स्पर्म लेके लैब में उसको मिलाया जाता है और नीचे से ही रखा जाता है। रखने के समय तो हमें बेहोश भी नहीं करना पड़ता, ठीक है, बिकॉज वो पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। सो ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके। और एक दंपति को कितने समय के लिए इसका इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद विशेषज्ञ से संपर्क करें? इसका कोई टाइम पीरियड, मतलब कितनी देर वो ट्राई करें? हाँ जी। और फिर अच्छा देखो, सपोज आपकी एज 35 ईयर्स से कम है लेडी की जी, और आपको कम से कम 1 साल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स 12 महीने ट्राई करके, अगर नहीं होती प्रेगनेंसी, फिर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए जी। पहले लोग गायनेकोलॉजिस्ट को मिलते हैं, आजकल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट स्ट्रेट मिल लेते हैं। ये है जी। अगर आपको पता है कि आप मोटे हो, या आप में PCOD की प्रॉब्लम है, या आप में थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपके जब से पीरियड शुरू हुए तब से पेनफुल हैं और आपको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की प्रॉब्लम है, या मेल को पता है कि उसकी एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन है, या फिर स्मोकिंग है, या ड्रग एडिक्शन है जिसकी वजह से उसके स्पर्म की इश्यूज हैं, या उसको और कोई मेडिकल इलनेसेस हैं, तो आपको 1 साल नहीं रुकना। फिर आप 6 मंथ्स ट्राई करके डॉक्टर को मिल सकते हो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती। और 35 इयर्स ऑफ फीमेल एज से ऊपर तो आपको 6 मंथ्स में ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये है। तो इसकी जो ये मेन समस्या है, ये सिर्फ औरतों में ही पाई जाती है कि पुरुषों में भी? नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ होता था। अब तो सबको ऑलमोस्ट ये फैक्ट पता है कि 50% फीमेल फैक्टर होता है, 50% मेल फैक्टर होता है। ठीक है। सो औरतों, कई बार औरत बिल्कुल ठीक होती है, अंडे भी ठीक बन रहे हैं, ट्यूब भी खुली है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहाँ शुक्राणु कम है या शुक्राणु है ही नहीं, तो प्रॉब्लम दोनों में हो सकती है। कुछ कपल्स में सिर्फ फीमेल में हो सकती है, कुछ कपल्स में सिर्फ मेल्स में हो सकती है, और कुछ कपल्स में दोनों में हो सकती है। ठीक है। सो प्रॉब्लम दोनों में हो सकती है। और मैम, ये IVF की जो प्रक्रिया है, ये कितने चरणों में पूरी होती है, जांच से लेकर भ्रूण ट्रांसफर तक? अच्छा देखो, पहले तो हमें बहुत कॉल्स आती हैं पेशेंट्स की, वो पूछते हैं कितना समय लगेगा IVF का। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो एक IVF की मार्केट बन गई है जिसमें बोला जाता है नहीं 1 महीना और ये पैकेज, ये सब गलत है। ये सब पेशेंट्स को मिसगाइड करने का तरीका है। आपको जब तक पता ही नहीं चलेगा कि क्या फैक्टर में प्रॉब्लम है, तब तक आप कैसे उसको इवैल्यूएट करोगे? पहले पेशेंट को आके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके देखेंगे, क्या आपके पीरियड के 2nd डे पे पहले वो आपके अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि आपके एग्स हैं
ठीक बनते हैं कि नहीं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है। फिर 10वें दिन आपका एक अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे अंडा ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा, अंडा ठीक से फट रहा है कि नहीं फट रहा, और उसके बाद कोई हार्मोनल इम्बैलेंस सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में नहीं है। उस दौरान सारी इवैल्यूएशन होती है, जैसे कि हार्मोनल टेस्टिंग हस्बैंड की, सीमेन एनालिसिस हस्बैंड का, और वाइफ के कुछ जनरल रूटीन टेस्ट वगैरह। सो 1 महीना मेरे हिसाब से इवैल्यूएशन के लिए चाहिए। पीरियड जब शुरू होता है उसको हम फर्स्ट डे कह के उस टाइम में आप जब इवैल्यूएट कर लेते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ, सपोज आपका इवैल्यूएशन हो गई और आपको पता चल गया कि ये कपल को आईवीएफ चाहिए, तो नेक्स्ट मंथ पीरियड के सेकेंड डे से उनको, मैंने जैसे बताया 10-11 दिन के उनको इंजेक्शंस लगते हैं। पहले 4 दिन एक सेट ऑफ इंजेक्शंस होते हैं। उसकी डोज भी हर पेशेंट की फ़र्क होती है जी। किसी के एग्स नॉर्मल डोज से बन जाते हैं तो उनको कम डोज लगती है, कोई ज़्यादा एडवांस्ड एज का आता है जिसके एग्स कम है तो उनको डोज ज़्यादा लगती है। तो ये डॉक्टर का एक्सपर्टीज़ और पेशेंट की हार्मोनल एसेज हम उसको कहते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं, उसके हिसाब से वो डोज डिसाइड होती है फर्स्ट 4 डेज़ की। उसके बाद नेक्स्ट 6 to 7 डेज 2 इंजेक्शन होते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। उसके बाद एक फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन या जिसको हम बोलते हैं एग्स मेच्योरिटी का इंजेक्शन होता है। उसके 36 आवर्स के बाद हम एग्स को निकालते हैं, मतलब रफली आप मानो अराउंड 14 डेज पहले साइकिल का। और उसके बाद कुछ हार्मोनल इवैल्यूएशन की जाती है। अगर लगता है कि इस साइकिल में यूट्रस और एग्स सिंक्रोनस है, मतलब एक दूसरे को यू कैन से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, तो जिस दिन हम एग निकालते हैं उससे 3रे या 5वें दिन भ्रूण को वापस रख दिया जाता है और अगले 16-17 दिन के लिए उनको कुछ ओरल मेडिसिन्स और इंजेक्शंस दिए जाते हैं और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो मतलब वो 1 मंथ में हो गया। बेसिकली हम जो नेचुरल हमारा साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको कॉपी करते हैं। सिर्फ हम बाहर से हार्मोन्स देते हैं और बाकी सब रेप्लिकेट करते हैं। बट अगर आपको पीरियड जब आपने पिकअप किया आपको पता लगा कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं या कोई और रीजंस हैं जिसकी वजह से उस साइकिल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो उस साइकिल में पेशेंट को पीरियड वापस लाके नेक्स्ट मंथ ओरल दवाइयों से सिर्फ यूट्रस की परत बना के हम ट्रांसफर करते हैं। सो 1 से 2 महीने आप रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं। ठीक है। लगता है। मैम आईवीएफ के लिए क्या इसकी कोई आयु सीमा भी है, खासकर महिलाओं के लिए? आयु सीमा पहले नहीं थी, पर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जब 60, 65, 70 इयर्स के लेडीज़ या जेंट्स के आईवीएफ करने शुरू कर दिए और फिर उनकी कितनी एज स्पैन रह जाती है जिसमें वो बच्चा पालेंगे। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल सेट कर दिया है जी। 55 इज द अपर लिमिट फॉर मेन एंड 50 इज द अपर लिमिट फॉर फीमेल। चाहे आप आईयूआई करें, चाहे आप आईवीएफ करें, आईवीएफ चाहे आप सेल्फ एग सेल्फ स्पर्म से करें, चाहे आप आईवीएफ डोनर एग डोनर स्पर्म से करें। तो 50 इज द अपर लिमिट फॉर यू टू हैव अ चाइल्ड एज अ वुमन एंड 55 एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इसमें खर्चा कितना है, तो क्या औसतन खर्चा इसमें कितना आ जाता है? देखो आईवीएफ एक्सपेंसिव इसलिए है बिकॉज ओरल दवाइयाँ नहीं होती आईवीएफ की, ठीक है। जिस दिन आईवीएफ की ओरल दवाइयाँ बनने लग गई, विच इज़ आई डोंट नो, कुछ कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो सकती है क्योंकि इंजेक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में, लिवर में, जीआई ट्रैक्ट में मेटाबोलाइज हो जाते हैं, तो इसलिए ओरल दवाइयाँ नहीं बनती, इंजेक्शंस होते हैं, इसलिए आईवीएफ एक्सपेंसिव होता है जी। और ये हार्मोन्स होते हैं, तो इसलिए आईवीएफ जो है इट इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन आजकल आप कहेंगे पहले सारे इंजेक्शंस बाहर से इंपोर्ट होते थे तो काफ़ी एक्सपेंसिव कॉस्ट पड़ जाती थी। अब इंजेक्शंस इंडिया में भी बनते हैं। इंडिया में भी जो पहले 4 दिन के हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के इंजेक्शंस लगाते हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट उसकी जगह पे हम यूरिनरी लेवल्स के इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं जिनसे कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। बट फिर भी आप मोटा मोटा मान के चलें तो मतलब स्पैन है जिसको आप बोलेंगे अराउंड 1.5 से 1.67 तक होता है आईवीएफ की कॉस्ट। उसमें आपको फिर ओरल मेडिसिन्स भी होती हैं, है ना, तो मतलब उस तरीके से प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है, कई बार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बन जाए उनकी फ्रीजिंग वगैरह की। ठीक है। सो ये है। अच्छा, आईवीएफ से जन्मा बच्चा बाकी बच्चों की तरह सामान्य होता है? एब्सोल्युटली। आप यहाँ आएंगे तो हम अपने पेज पे भी डालते रहते हैं। आईवीएफ से जन्मे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे होते हैं। आईवीएफ प्रेगनेंसी सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स ये दवाइयों की सपोर्ट से आगे बढ़ती है क्योंकि जो प्लेसेंटा होती है जिसको हम अवल नाल कहते हैं वो कम्प्लीटली 9 से 10 हफ्ते पे बननी शुरू हो जाती है। 12 हफ्ते तक मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स तक हमें
इस प्रेगनेंसी को सिर्फ सपोर्ट देनी होती है बाहर से, तो इसलिए हम इसको कॉशियसली करते हैं। 12 हफ्ते के बाद दिस इज जस्ट लाइक एनी नॉर्मल प्रेगनेंसी। बच्चा तो नॉर्मली होगा, सिर्फ अंदर एग और स्पर्म जुड़ने की जगह हम उसको बाहर जोड़ रहे हैं जी। हम कोई आर्टिफिशियल एग नहीं बना रहे या आर्टिफिशियल स्पर्म नहीं बना रहे जिससे कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बच्चा आएगा, बट दे आर नॉर्मल चिल्ड्रन कैन गो। मैम अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आईवीएफ करवाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तौर पर वो इतने मजबूत नहीं है, मतलब कमजोर हैं, तो क्या उनके लिए कोई डिस्काउंटेड पैकेज भी दिए जाते हैं? डिस्काउंटेड पैकेजेस जैसे मैंने आपको बताया, उसमें हम इंजेक्शंस जो नॉट वेरी एक्सपेंसिव वाले हैं उन पे स्विच कर सकते हैं। रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड लगाएं या इंडियन ब्रांड लगाएं, उससे कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। हमारे पास लो कॉस्ट पैकेजेस भी होते हैं, बट वही बात है ना, अब अगर मेरे पास कोई 26 इयर्स की लड़की आती है जिसके सिर्फ हस्बैंड के स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो उसका पैकेज वैसे भी कम हो जाएगा क्योंकि उसको कम डोज लगेगी, उसके अंडे तो अभी भी यंग हैं और नंबर भी है। वही लेडी अगर मेरे पास 47 इयर्स पे आएगी, है ना, जिसके अंडे कम हैं और वो डोनर एग नहीं लेना चाहते, तो उसके उतने अंडे बनाने के लिए मुझे डोज ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो उससे पैकेज का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आप 1 ईयर ऑफ ट्राइंग के बाद आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, क्योंकि एक तो आपकी ओवेरियन एजिंग रुक रही है, आप जल्दी अंडे ले रहे हो जिससे सक्सेस रेट बढ़ रहा है, और दूसरा ये है कि कॉस्ट भी फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरा ये है कि आजकल गवर्नमेंट के जो रन हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आर्मी के सेटअप्स हैं या मौलाना आज़ाद है, एम्स है, इनमें IVF सेंटर्स हैं। सो दोज हु कैन रियली नॉट अफोर्ड ये वहाँ जा सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर वहाँ भी कम्प्लीटली फ्री तो नहीं होता, आई एम नॉट अवेयर, बट हाँ गवर्नमेंट सेटअप्स में भी IVF होता है। ओके, तो क्या आपकी तरफ से कोई कैंप्स वगैरह का भी आयोजन किया जाता है? हाँ जी, हमारी तरफ से हमारा अभी भी एक कैंप है, अभी 14th and 15th फरवरी को हमारा कैंप है, जिसमें हम उस दिन कंसल्टेशन नहीं चार्ज करते हैं, अल्ट्रासाउंड पे, टेस्ट पे भी डिस्काउंट है, और उन पेशेंट्स के लिए हमारे पैकेजेस पे भी रिहाइश है। उसके डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे नौपंथियों को क्या संदेश देना चाहते हो जो निराश हैं और लोगों के ताने सुन रहे हो? देखो, मैं तो हमेशा उनको ये कहती हूँ कि ताने ना सुनो, जो करने वाली चीज़ है वो करो। आपके पास जब सुविधा है, इतने सारे IVF सेंटर हैं इस छोटे से शहर में भी, आप आके अपने डॉक्टर से मिलें। जहाँ आपको लगता है कि आपको समझा जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम को समझा जा रहा है, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगता है, आप वहाँ जाके अपनी ट्रीटमेंट जो है उसको स्टार्ट करवाएं। ठीक है? ताने और ये सब से तो कोई हल मिल नहीं रहा, है ना। और दूसरा ये है कि अगर आपको पता है कि आप में कुछ प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट जल्दी सीख करें। बड़े IVF सेंटर्स को लाइन ऑफ फायर में खड़ा कर दिया जाता है कि आपका सक्सेस रेट कितना है, आप बताओ आपका क्या है। हम IVF स्पेशलिस्ट लाइक मी विल वाउच, हम रॉ मटेरियल को बदल नहीं सकते। आप मेरे पास 25 इयर्स पे आए, आपका सक्सेस रेट बेटर है, आप जल्दी प्रेग्नेंट होंगे, आपके खर्चा कम लगेगा। आप वेट करते रहें और आप 40 इयर्स में आए, हमारा काम है उसको सिर्फ ज्वाइन करना, हम उसको क्वालिटी को बदल नहीं सकते। अभी भी साइंस रिसर्च कर रही है कि हम कौन से मॉलिक्यूल्स डालें जिससे एग क्वालिटी बेटर हो जाए, स्पर्म क्वालिटी बेटर हो जाए, पर हम एजिंग को रिवर्स अभी नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी रिसर्च पर्पसेस की है। तो सक्सेस रेट आपका 40 इयर्स पे कम हो गया, 25 इयर्स पे आपका सक्सेस रेट बढ़ गया, है ना। डॉक्टर तो वही है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी वही है, टीम भी वही है, तो जल्दी आए। ठीक है। इधर लोग आके हमें कहते हैं हमने बहुत दवाई खाई, बहुत दवाई खाई, बहुत दवाई काम की तो कोई भी नहीं खाई जी। सो आपको अब जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी फर्टिलिटी सेंटर में लगे, आपको वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। और हर डॉक्टर, हमारे कोलीग्स, आई नो सो मेनी पीपल, सब कंपैशनेट हैं। मेरे हिसाब से कोई भी IVF सेंटर यहाँ ऐसा नहीं है जो कहता हो नहीं हम गरीब की मदद नहीं करेंगे। एवरीबडी वांट्स टू हेल्प, बट हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं जब वो एंड में आते हैं, जब हम कुछ कर नहीं सकते। जब हम उनको डोनर एग ऑफर करते हैं, डोनर एग सबको एक्सेप्टेबल भी नहीं होता, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज थर्ड पार्टी। सो अर्ली ट्रीटमेंट सीख करें। और दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर फर्टिलिटी सेंटर पे IVF, हर पेशेंट का IVF पकड़ के नहीं कर देते। कई लोग तो इस मारे आते नहीं है फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास कि हम जाएंगे, वो हमसे इतने पैसे रखवा लेंगे और IVF ही कर देंगे, और पता नहीं IVF क्या है जी।
आईवीएफ ने कितने लोगों को कितनी खुशी दी है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी डॉक्टर जाते ही आपको आईवीएफ नहीं कर देता। अगर आपके कोई रीजन होगा तभी आईवीएफ करेगा ना, तो आप डॉक्टर से मिलने से घबराए नहीं जी। ये 2 चीजें हम फेस करते हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास 1 साल मिलने आता है और फिर 2 साल के बाद आईवीएफ कराने आता है। अच्छा। तो तब तक एग क्वालिटी कितनी खराब हो जाती है। जी। फिर हमसे पूछा जाता है सक्सेस रेट बताओ। अब सक्सेस रेट 2 साल पहले तो बेटर था ना। जी 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 बिल्कुल। अच्छा मैम, एक आपने बताया कि ये जो निसंतानता के जो मामले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे लेट मैरिज का एक कारण है। क्या इसमें कोई लाइफस्टाइल या हमारा रहना बैठना, उठना बैठना, खाना पीना, ये भी कोई कारण जो हो सकता मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारा लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज, मोटापा, स्ट्रेस, ये सब लाइफस्टाइल है। ठीक है, इनको चेंज करें। ठीक है। हेल्दी घर का खाना खाएं, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, कोई डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। हेल्दी स्टेबल खाना खाएं जी। बाहर का अवॉइड करें, मोटापा कम करें, एक्सरसाइज करें रूटीनली जी। तो यही है लाइफस्टाइल। आपका कोई खास मैसेज? इनफर्टिलिटी इज एक नॉर्मल बुखार जुकाम खांसी की तरह ही एक प्रॉब्लम है जी। जिसका इलाज आजकल हर जगह पे अवेलेबल है। तो उसको आपको जल्दी सीख करना चाहिए। डॉक्टर हर डॉक्टर पकड़ के आईवीएफ नहीं कर देता। आईवीएफ अगर होना है तो करवाना भी चाहिए, बिकॉज आईवीएफ कोई गलत चीज़ नहीं है, उससे आपको खुशी ही मिलेगी। और हर डॉक्टर फाइनेंशियली भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है। देयर आर लो कॉस्ट पैकेजेस ऑल्सो। एंड हमारे पास यहाँ एक कैंप है 14-15 फरवरी को, तो आप आइए, उसमें कंसल्ट करिए एंड जितना हम हेल्प कर सकेंगे वील डू इट। शुक्रिया मैम, थैंक यू जानकारी के लिए।